Hello everyone, welcome to Glorious Classes. This is your Geography Chapter 1 and today we'll be discussing the exercise questions in your NCERT book. मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को देखते हैं। पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्सेज इज आयरन ओर। आयरन ओर मतलब लोहा, वो किस तरह का रिसोर्सेज है। हमने पढ़ा डिफरेंट कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज को, अलग अलग बेसिस पे रिसोर्सेज को क्लासिफाई किया गया था। तो अब आप इन चारों ऑप्शंस में से बताइए कि जो आयरन ओर है वो किस कैटेगरी ऑफ रिसोर्सेज में आता है। रिन्यूएबल, बायोटिक, फ्लो, नॉन रिन्यूएबल। तो आयरन जो है वो मेटल है और मेटल को हमने क्या पढ़ा था कि वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है। क्वेश्चन 2 देखिए, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ रिसोर्स टाइडल एनर्जी कैन नॉट बी पुट। टाइडल एनर्जी को हम किस टाइप में पुट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके ऑप्शंस देखते हैं। फर्स्ट है रिप्लेनिशेबल। रिप्लेनिशेबल मतलब जो खुद से अपने आप को फिर दोबारा बना ले, भर ले। सेकंड है, बी है ह्यूमन मेड, आदमी के द्वारा क्रिएट किया गया है। सी है एबायोटिक। एबायोटिक हमने क्या पढ़ा था कि ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। डी है नॉन रिसाइक्लेबल, ऐसा जिसको रिसाइकल नहीं किया जा सकता, रीयूज नहीं किया जा सकता है। तो टाइडल एनर्जी रिप्लेनिशेबल है, हाँ रिप्लेनिशेबल है, क्योंकि ये हमेशा ही ओशन में टाइड्स हमेशा ही आते रहेंगे जब तक अर्थ और मून है। क्या ये ह्यूमन मेड है? नहीं, ये ह्यूमन मेड नहीं है। एबायोटिक है, हाँ, या एबायोटिक है, नॉन लिविंग थिंग है। नॉन रिसाइक्लेबल है? नहीं, ये रिसाइक्लेबल है। तो आंसर क्या होगा? इसको हम ह्यूमन मेड कैटेगरी में नहीं रख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। पंजाब में लैंड के खराब होने का, नॉन यूजफुल फॉर कंजम्पशन होने का मेन रीजन क्या है? इंटेंसिव कल्टीवेशन, ओवर इरिगेशन, डिफॉरेस्टेशन, ओवर ग्रेजिंग। तो हमने क्या पढ़ा था, ये ओवर इरिगेशन की वजह से पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, ये सब जगह में लैंड्स डिग्रेड हो गए हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज टेरेस कल्टीवेशन प्रैक्टिस्ड। टेरेस कल्टीवेशन मतलब स्टेप फार्मिंग, किस स्टेट में स्टेप फार्मिंग प्रैक्टिस होता है? पंजाब में नहीं, हरियाणा में नहीं, प्लेन्स ऑफ उत्तर प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड में हाँ। जो टेरेस फार्मिंग है या स्टेप फार्मिंग है वो सिर्फ हिली एरियाज में ही प्रैक्टिस किए जाते हैं। स्टेप फार्मिंग जो स्लोप्स है, माउंटेन स्लोप्स है, हिल स्लोप्स है, उन पे सीढ़ी नुमा खेत बनाए जाते हैं और उसमें फार्मिंग की जाती है। तो उत्तराखंड जो है वो हिली एरिया है, इसलिए टेरेस कल्टीवेशन उत्तराखंड में प्रैक्टिस होता है। In which of the following states black soil is predominantly found? Black soil किस स्टेट में मिलता है? तो black soil मिलता है महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन आंसर्स है। और अब आपको चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, इसलिए आप ये सारे क्वेश्चन आंसर्स खुद से कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखिए, सारे आंसर्स आपको चैप्टर के अंदर मिल जाएंगे। चैप्टर को एक बार खुद से रीड करिए। और जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस है, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड व्हाई हैज द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज्ड मच सिंस 1960-61। तो फॉरेस्ट लैंड क्यों इंक्रीज नहीं हुआ है, ज़्यादा क्यों नहीं इंक्रीज हो पाया? हमने एक पाई चार्ट देखा था, दो पाई चार्ट थे जिसमें लैंड यूज पैटर्न को डिस्क्राइब किया गया था और शो किया गया था 2 डिफरेंट ईयर्स में। एक 60-61 का था और दूसरा 2014 टू 2015 का था। तो दोनों को चार्ट को अगर हम कंपेयर करेंगे तो फॉरेस्ट एरिया जो है वो नहीं बढ़ा है। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट का पेस जो है वो 1960s के बाद से काफ़ी ज़्यादा हो गया और अभी लैंड डेवलपमेंटल यूज़ में ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि रोड्स कंस्ट्रक्ट करने में, ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने में, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने में, हाउसेस कंस्ट्रक्ट करने में। तो एफॉरेस्टेशन करने के लिए और जो पॉपुलेशन भी है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है 60-61 के टाइम से। तो इतने वास्ट पॉपुलेशन की नीड्स को फुलफिल करने के लिए हमको एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस भी ज़्यादा चाहिए। तो अभी
इंडिया ऐसी स्थिति में नहीं है जहाँ पे ज़्यादा फॉरेस्ट प्लांट किए जा सके। अभी हमारे लिए लैंड का ज़्यादा नेसेसरी यूज़ एग्रीकल्चरल पर्पसेस के लिए है और होम बिल्डिंग होम बिल्डिंग और अदर काइंड्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चरल बिल्डिंग के लिए है। इन सारी चीज़ों को आपको 120 वर्ड्स में अच्छे से एक्सप्लेन करना होगा। सेकेंड क्वेश्चन है, हाउ हैव टेक्निकल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेड टू मोर कंजम्पशन ऑफ रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की वजह से कैसे रिसोर्सेज का कंजम्पशन बढ़ गया है। तो जो जब से टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ है, हम रिसोर्सेज को यूज़ करने में एफिशिएंट हो गए हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हम रिसोर्सेज को अब एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं अर्थ से, और ह्यूमन पॉपुलेशन भी बढ़ा है तो नीड्स भी बढ़ गया है। तो ज़्यादा बेटर टेक्नोलॉजी से हम बेटर प्रोडक्ट्स बना पा रहे हैं, लार्ज पॉपुलेशन को एफिशिएंटली केटर कर पा रहे हैं उनकी नीड्स को। आप अगर पुराने ज़माने को कंसिडर करिए तो कपड़े हाथ से बनाए जाते थे, तो एक आदमी एक कपड़े बनाने में जितना टाइम लगाएगा, अभी उतनी ही टाइम में एक मशीन हज़ारों कपड़े बनाती है। तो ऑब्वियसली हम ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है रिसोर्सेज को प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी काफ़ी रैपिड हो गया है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। Now let's look at some of the extra questions for your exams. Okay, so these are on your screen that you can see. These are your 1 marks question. Either you should write one word answer or one sentence answers. Okay, the questions are not very difficult. These questions are from your book itself, from your chapter. So please answer them and get back to me, and then we'll have a discussion on it in one of your classes. Okay. And if you find it difficult to understand any of these questions, please ask me in the comment section or in your WhatsApp group. Okay, I'll be sending these questions in your WhatsApp group, and then you can solve them and send it back to me. Okay, now these are your 3 marks questions. Okay, here your answer should be in about 50 to 80 words, and 50 to 80 वर्ड्स में लिखने का ये मतलब नहीं है कि आप आंसर को मेन पॉइंट्स को छोड़ दो, कम वर्ड्स में पूरे आंसर को एक्सप्लेन करना। ओके, सो फॉर एग्जांपल, अगर हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफाइन रिसोर्सेज, नेम सम रिसोर्सेज। यहाँ पर आपको पहले रिसोर्स क्या है वो डेफिनेशन लिखना है, आप क्या समझते हो रिसोर्स से, और उसके बाद जो रिसोर्सेज आपको पता है उनको आप जैसे रिन्यूएबल डैश, नॉन रिन्यूएबल डैश, बायोटिक डैश, एबायोटिक डैश, इन सब के एग्जाम्पल्स एक एक करके लिखते जाइए, क्योंकि यहाँ पर जो आपको मार्क्स मिलेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो 1 मार्क्स आपका हो गया डिफाइन रिसोर्सेज पे, और जो बाकी 2 मार्क्स हैं वो आप किस तरह के एग्जाम्पल्स लिखते हो और कितने सटीक सही एग्जाम्पल्स लिखते हो, उस पर आपका 2 मार्क्स डिपेंड करेगा। ओके, रिसोर्सेज आर अ फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज। अगर इस क्वेश्चन को देखें, इलैबोरेट द स्टेटमेंट विद सूटेबल आर्गुमेंट, तो पहले आपको एक्सप्लेन करना होगा कि रिसोर्सेज कैसे ह्यूमन एक्टिविटी के प्रोडक्ट हैं। अगर हम ह्यूमन ना हो, ह्यूमन एक्टिविटीज से रिसोर्सेज को अगर ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूजफुल ना बनाया जाए तो क्या प्रॉब्लम्स हैं, इन सारी चीजों को आपको इसमें डिस्कस करना है। तो 3 मार्क का क्वेश्चन है तो एटलीस्ट आपके पास 3 पॉइंट्स होने चाहिए। ओके, तभी जाकर आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, गिव एग्जांपल्स। बेसिस ऑफ ओरिजिन में कितने टाइप के रिसोर्सेज दिए गए हैं बुक में, पहले उनका नाम लिखना है, वो क्या है उनको डिफाइन करिए और फिर एग्जांपल्स लिखिए। ओके, तब आपको जो 3 मार्क्स है वो आपका पूरा होगा। और जो भी क्वेश्चंस मैंने आपको दिया है इन एक्स्ट्रा क्वेश्चंस में, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स में आ चुके हैं, पिछले कई सालों में आ चुके हैं ये क्वेश्चंस। और जो भी आपका सिलेबस है, जिस टाइप के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं बोर्ड एग्जाम में, उन सारे क्वेश्चंस को, उस पूरे पैटर्न को ध्यान में मैंने रख के इन सारे क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया। तो आप इनके आंसर्स, पहले आप क्वेश्चंस को खुद से समझो और फिर इनके आंसर्स लिखो। अब आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन है, इसका आंसर थोड़ा डिटेल होगा और पॉइंट वाइज होगा,
और जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, और आंसर जो आपका है वो 80 to 100 वर्ड्स का होना चाहिए। क्लासिफाई रिसोर्सेज ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप विथ एग्जाम्पल। तो यहाँ पर हम पहले रिसोर्सेज का क्लासिफिकेशन लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे क्या क्या क्लासिफिकेशन है। फिर ओनरशिप के बेसिस पे जैसे हमने बुक में देखा था, इंडिविजुअल ओन्ड, कम्युनिटी ओन्ड, नेशनल ओन्ड एंड इंटरनेशनल। इन सारे को एक एक पॉइंट में आपको एक्सप्लेन करना होगा, एक एक पैराग्राफ में सारे टाइप के रिसोर्सेज को, ओनरशिप के बेसिस पे जितने रिसोर्सेज हैं उनको, और हर का एक एग्जाम्पल, या अगर आप एक से ज्यादा एग्जाम्पल दो तो दैट वुड बी बेटर। एंड योर आंसर शुड बी अराउंड 100 वर्ड, कम से कम जो आंसर शीट है उसका एक पेज आपका आंसर होना चाहिए। एंड इफ यू फाइंड दैट द क्वेश्चन इज इवन लॉन्गर एंड आपका जो वर्ड लिमिट है वो 100 से एक्सीड हो जाएगा, तो विदाउट एक्सीडिंग द वर्ड लिमिट्स आपको इस तरह से आंसर्स लिखने हैं कि आपका सारा पॉइंट्स भी कवर हो, आंसर में कहीं कुछ मिस नहीं करना है, आपके पॉइंट्स कवर हो और वो कम से कम वर्ड्स में हो। एंड दिस इज एसेंशियल फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स, क्योंकि जो सीबीएसई है वो आपको स्टेप मार्किंग देगी। अगर आप वर्ड लिमिट्स एक्सीड करते हो तो आपके मार्क्स कटने के भी चांसेस हैं। अगर आपने वर्ड लिमिट के अंदर पूरा आंसर नहीं लिखा, सिर्फ हाफ आंसर लिखा है या कुछ पॉइंट्स छोड़ दिए हैं जो इस आंसर में इंपॉर्टेंट है, तो भी आपको फुल मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो सीबीएसई में हर पॉइंट के लिए एक मार्क्स होता है, जैसे बेसिस ऑफ ओनरशिप है, ओके। सो व्हेन यू आर डिफाइनिंग व्हाट आर रिसोर्सेज, वो आपका एक मार्क होगा। फिर आप ओनरशिप के बेसिस पे जितने रिसोर्सेज हैं उनका नाम लिख रहे हो उसके लिए एक मार्क होगा। अगर आप उसको सही एक्सप्लेनेशन दे रहे हो उसके लिए एक मार्क होगा। सबके एग्जाम्पल्स के लिए एक मार्क होगा। इस तरह से जो 5 मार्क्स है उसका डिवीजन होगा। So you should be perfect in your answers. Whatever you are writing should be the perfect one. तो कहीं पर भी कुछ भूलना नहीं है, आंसर्स को प्रॉपरली लिखिए। लिख के मुझे जब आप आंसर सबमिट कर दोगे ग्रुप में, फिर हम लोग एक दिन क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे कि किसने कैसे आंसर्स लिखे हैं, क्या मिस आउट किया है, क्या मुझे भी ये पता चलेगा कि आप लोगों को आंसर्स लिखने में क्या प्रॉब्लम है, आप लोग क्वेश्चन समझ भी पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो। फिर आई कैन एनालाइज योर सिचुएशन और फिर आई विल हेल्प यू अकॉर्डिंग टू दैट। उसके बाद हम लोग आंसर्स और पहले क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिर आंसर्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।